हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है कोरोमंडल तट पर स्थित कौन सा खारे पानी का लगून आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच साझा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह झील बंगाल की खाड़ी से संकरी भूमि पट्टी श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा अलग होती है। झील का बड़ा भाग आंध्र प्रदेश में तथा छोटा हिस्सा तमिलनाडु में है। बाकी विकल्पों की बात करें तो चिल्का झील जो है यह खारे पानी की झील है पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील या केरल में स्थित है, खारे पानी की बड़ी झील है पर कोरोमंडल तट पर नहीं है। और कोल्लेरू झील की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है लेकिन यह मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पुलकेशिन प्रथम को किस वंश का एक संस्थापक माना जाता है। आपसे पूछा है कि पुलकेशिन प्रथम को किस वंश का एक संस्थापक माना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चालुक्य वंश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन प्रथम ने लगभग 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। उनकी राजधानी बदामी कर्नाटक थी, इसलिए उन्हें बदामी चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। इनके वंशजों में पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो मुगल वंश इसकी स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। तुगलक वंश इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी और गुप्त वंश इसकी स्थापना श्री गुप्त ने लगभग 3वीं शताब्दी में की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है व्यवसाय मॉडल के संबंध में D2C का अर्थ क्या है। आपसे पूछा है कि व्यवसाय मॉडल के संबंध में D2C का अर्थ क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट टू कस्टमर। D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कस्टमर। एक व्यवसाय मॉडल है जिसमें कंपनी अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचती है बिना थोक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के। आजकल ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से D2C ब्रांड्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मामाअर्थ, बोट, लेंसकार्ट, नायका आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से किस वर्तमान भारतीय मुद्रा नोट पर एक मुगल स्मारक की छवि अंकित है। आपसे पूछा है कि इनमें से किस वर्तमान भारतीय मुद्रा नोट पर एक मुगल स्मारक की छवि अंकित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 के नोट पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान महात्मा गांधी न्यू सीरीज वाले नोट पर 500 के नोट के पिछले हिस्से पर लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है की छवि अंकित है। लाल किला एक प्रमुख मुगल स्मारक है जिसका निर्माण शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में कराया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो 100 रुपए का नोट जो है पीछे रानी का वाव जो कि पाटन गुजरात में स्थित है या इसका चित्र अंकित है। 50 रुपए के नोट पर पीछे हम्पी कर्नाटक के पत्थर का दर्शाया गया है और 200 रुपए के नोट पर पीछे सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश की छवि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा कि 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हिल्सा किस भारतीय राज्य की राजकीय मछली है। आपसे पूछा है कि हिल्सा जो है किस भारतीय राज्य की राजकीय मछली है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिल्सा मछली को पश्चिम बंगाल की राजकीय मछली घोषित किया गया है। इसे बंगाल में इलिस कहा जाता है और यह गंगा तथा पद्मा नदी के मुहानों में पाई जाती है। हिल्सा पश्चिम बंगाल की संस्कृति और खान पान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तराखंड जो ऑप्शन है यहाँ की राजकीय मछली गोल्डन महसीर है। गोवा यहाँ की राजकीय मछली सार्डिन है। बाकी बात हो रही पश्चिम बंगाल की तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ। यह राज्य पूर्वी भारत में स्थित है और बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा साझा करता है। यहाँ की राजकीय भाषा बंगाली और सहभाषी नेपाली है। दार्जिलिंग जिले में राज्यपाल यहाँ के वर्तमान समय में CB आनंद बोस और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैजनी को। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, ने इटली के महान क्रांतिकारी गुस्पे मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी के राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर लाला लाजपत राय ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है। आपसे पूछा है कि राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर में स्थित है और यह कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में अरनो राजपूत राजा आनाजी चौहान यानी कि पृथ्वीवीर चौहान के दादा ने करवाया था। यह झील अजमेर का प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। बाकी ऑप्शन दिया पुष्कर झील, तो यह एक प्राकृतिक झील है, धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। रामगढ़ झील दिया है, तो यह जयपुर के पास स्थित कृत्रिम झील थी, लेकिन अब सूख चुकी है। प्रश्न में समानता सही उत्तर आना सागर माना जाता है। और सांभर झील या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या प्राकृतिक झील है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को निम्न में से किस सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का विशेष शक्ति प्राप्त है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ सूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर विशेष और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में दोनों संसद और राज्य को अधिकार है, लेकिन टकराव की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी होता है। स्थानीय सूची संविधान में उल्लिखित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था। आपसे पूछा है कि भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिमल पटेल ने डिजाइन किया था। नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नए संसद भवन का डिजाइन बिमल पटेल ने तैयार किया। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया। नए संसद भवन के डिजाइन त्रिकोणीय आकार की है। इसमें लोकसभा हाल में लगभग 888 सीटें और राज्यसभा हाल में लगभग 384 सीटें हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 122 के अनुसार संसद की कार्यवाहियों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकता, सिवाय इसके की कार्यवाही में संविधान का उल्लंघन हो। यह प्रावधान संसद की संवैधानिक संप्रभुता और विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 127 तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 126 उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय की विशेष अधिकारिता से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था। आपसे पूछा किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मेगास्थनीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, समाज, भूगोल और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया। उनके विवरण से मौर्यकालीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बाकी टालमी की बात में जो ऑप्शन है ये भूगोलवेत्ता थे, मौर्य दरबार से नहीं जुड़े। स्टेबो ये यूनानी भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे, लेकिन भारत नहीं है। और प्लिनी की बात है तो वह रोमन लेखक थे जिन्होंने प्राकृतिक इतिहास लिखा, पर मौर्य दरबार से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है।
जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है वह 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता फैलाना है। बाकी बात हो रही मार्च की, तो मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस को वो देख लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। आपसे पूछा है कि उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपू दर्रा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत, चीन और म्यांमार का मिलन बिंदु दीपू दर्रा है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी दर्रा। यह तीनों देशों की सीमा रेखाओं के ठीक पास का क्षेत्र है और इसे मैकमोहन रेखा के साथ देखा जाता है। ऑप्शन में त्रिजंक्शन, तो यह वह बिंदु है जहां भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं मिलती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 47। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कदम उठाए। साथ ही यह राज्य को मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशों के उपभोग पर रोक लगाने का भी निर्देश देता है। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 49, तो स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में सुधार, खासकर गौ हत्या प्रतिबंध और नस्ल सुधार से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+S को दबाने पर। MS एक्सेल और अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन जैसे वर्ड या पावर पॉइंट में Ctrl+S दबाने से वर्तमान वर्कबुक या डॉक्यूमेंट तुरंत सेव हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलीपुर बम कांड 1908 एक प्रमुख क्रांतिकारी घटना थी जिसमें ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई गई थी। उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, लेकिन गलती से 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई। इस कांड में अरविंद घोष पर मुकदमा चला और उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में सबूत न मिलने पर अरविंद घोष बरी हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिकॉय। हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और बैरन द्वीप ये सभी अंडमान समूह यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं, जबकि मिनिकॉय द्वीप या लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है और अंडमान समूह में नहीं आता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थलरुद्ध है तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थलरुद्ध है तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एक स्थलरुद्ध राज्य है। इसकी सीमाएं केवल भारतीय राज्यों से लगती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में मध्य प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा तथा उत्तर पूर्व में झारखंड या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बाकी बात करें उत्तर प्रदेश, तो यह स्थलरुद्ध है लेकिन नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। असम यह स्थलरुद्ध नहीं है और भूटान व बांग्लादेश की सीमाओं से जुड़ा है।
राजस्थान या पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। यह प्रावधान अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।